नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भारतीय काव्य शास्त्रियों को देख रहे थे और हम लोगों ने भोजराज और खेमेंद्र को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग शुरू से नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्रम से देख लीजिएगा। ये काव्य शास्त्रियों पे अंतिम वीडियो है। उसके बाद हम लोग काव्य लक्षण काव्य हेतु की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे मम्मट जी को। मम्मट, इनका समय है 11वीं शती का उत्तरार्ध। जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो आप लोग देखते ही होंगे, जो अधिकतर काव्य शास्त्री हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर तरफ ही हुआ था, नहीं कश्मीर में। पिता इनके कय्यर थे, कभी कोई पूछ देता है। और काव्य प्रकाश, इनका काव्य प्रकाश महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो काव्य शास्त्र का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें प्राचीन काल से चले आ रहे काव्य शास्त्रीय विवेचन का सार प्रस्तुत किया गया है। इनका जो काव्य प्रकाश है, जो पुराने समय से काव्य शास्त्रीय विवेचन चला आ रहा था, जो विवेचन, उसका सार इन्होंने इसमें संग्रहित किया है काव्य प्रकाश में मम्मट जी ने। आगे देखेंगे। काव्य प्रकाश के अध्याय को कारिका नाम दिया गया है। जैसे हम लोग पाठ को अध्याय, कहीं पे सर्ग मिलता है, कहीं पे क्या, तो इन्होंने काव्य प्रकाश का अध्याय को कारिका नाम दिया है। इसमें 10 उल्लास यानी कि अध्याय हैं। यह ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करता है, यानी कि खंडन ग्रंथ है। जो ध्वनि का विरोध करने वाले हैं, उसका खंडन करने के लिए इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा था। ठीक। काव्य प्रकाश ने मम्मट में अलंकार का होना आवश्यक नहीं माना। इनका मत है, ये अलंकार को प्रमुखता नहीं देते। और इन्होंने क्या कहा? तद्दशो शब्दार्थो सगुणा वनंलंकृति पुनः क्वापि। तद्दशो शब्दार्थो सगुणा वनम लकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित रचना काव्य है। दोष रहित और गुण सहित रचना काव्य है। उसमें अलंकार हो सकते हैं और कहीं नहीं भी हो सकते। मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि होना ही चाहिए, ऐसा इन्होंने नहीं माना। अलंकार को उतना प्रमुखता नहीं दिया है। मम्मट की काव्य विवेचना का आधार मुख्यतः भरत मुनि, ध्वनिकार मतलब आनंदवर्धन, उद्भट, भामा, वामन, रुद्रट एवं अभिनव गुप्त की रचनाएं हैं। जो मम्मट ने काव्य विवेचन किया है अपने काव्य प्रकाश में, उसका आधार क्या है? इन्होंने भरत मुनि से आधार ग्रहण किया, आनंदवर्धन यानी कि ध्वनिकार जो हैं, उद्भट, भामा, वामन, रुद्रट एवं अभिनव गुप्त की रचनाएं से ये प्रभावित थे। वहां से आधार ग्रहण करके इन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की और काव्य विवेचन किया इन्होंने, मम्मट ने। मम्मट मूलतः ध्वनिवादी आचार्य हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने शुरू में ही देखा, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। अलंकार को उतना अच्छा नहीं मानते थे ये। इन्होंने ही सर्वप्रथम ध्वनि विरोधी मतों का खंडन कर ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित एवं पूर्ण बनाया। तो बार बार क्वेश्चन पूछाता है कि कौन ध्वनि विरोधी थे, कौन ध्वनिवादी थे, कौन ध्वनि को मानने वाले थे। तो ये ध्वनिवादी आचार्य थे और इन्होंने क्या किया? ध्वनि विरोधी जितने भी मत थे, सबका इन्होंने खंडन किया और ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित एवं पूर्ण बनाया मम्मट जी ने। इन्होंने शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास को समन्वित रूप से काव्य हेतु माना। यहाँ पे एक बार याद रख लीजिए आप लोग, इन्होंने 3 काव्य हेतु माना समन्वित रूप से, शक्ति, निपुणता और अभ्यास को। आगे हम लोग काव्य हेतु वाले चैप्टर में और अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लीजिए ताकि वहाँ पे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो इन्होंने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को समन्वित रूप से काव्य का हेतु माना है। मम्मट की देन यह है कि इन्होंने ध्वनि विरोधी आचार्य महिम भट्ट की ध्वनि से संबंधित उनके कथन का खंडन कर ध्वनि सिद्धांत को निर्मूल करने वाली मान्यताओं को समाप्त किया। क्या क्या इन्होंने? एक ध्वनि विरोधी आचार्य थे महिम भट्ट, ठीक है। तो ध्वनि से संबंधित जो भी उसके कथन थे, उसका इन्होंने पूरा खंडन कर दिया। और ध्वनि सिद्धांत को निर्मूल करने वाली, मतलब ध्वनि सिद्धांत को खत्म करने वाली जो भी मान्यताएं थी महिम भट्ट की, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये हो गए मम्मट। अब हम लोग चलेंगे रुय्यक। रुय्यक का समय है 12वीं सदी का पूर्वार्ध। राजानक रुय्यक कश्मीरी थे।
इनके पिता राजानक हुए, जिन्होंने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक टीका लिखी थी। ठीक है, इनके राजानक रुयक इनका नाम था और इनके पिता का नाम राजानक। ठीक है, राजानक इनके पिता थे, तो उसका नाम जोड़ के ये राजानक रुयक कहलाए थे और इनके पिता राजानक थे। और इन्होंने क्या क्या था, उद्भट के ग्रंथ, क्या था, उद्भट विवेक करके उस पर टीका लिखी थी। उद्भट का जो ग्रंथ था उस पर इन्होंने उद्भट विवेक नामक एक टीका लिखी थी। ठीक है, और इनका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध था, रुयक का, सॉरी ये पूर्वार्ध था। ठीक है, पूर्वार्ध था, यहाँ पे उत्तरार्ध हो गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये पूर्वार्ध। खैर ऐसा नहीं पूछता है पूछने के लिए, लेकिन पूछ देता है, मतलब समय तो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, उतना मिलान वाले में आता है तो क्रम वाले में आता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि 12वीं शती करके। ठीक है, फिर है अलंकार सर्वस्व, इनकी ख्याति प्राप्त रचना है। उद्भट की ख्याति प्राप्त रचना अलंकार सर्वस्व, जो रचना कई बार पूछा गया है। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश पर संकेत नामक टीका लिखी। ठीक, इन्होंने मम्मट का काव्य प्रकाश रचना है, उस पर क्या लिखा, संकेत नामक टीका उद्भट ने। और स्वयं का रचना क्या है, इनकी ख्याति प्राप्ति रचना अलंकार सर्वस्व। रुयक ध्वनि सिद्धांत के रुयक ध्वनि सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी अलंकारों को प्रधानता दी। ये ध्वनि सिद्धांत के समर्थक भी थे और अलंकारों को भी इन्होंने प्रधानता दी थी। हम लोग पहले देख चुके थे, मम्मट जो थे वो ध्वनि सिद्धांत को तो मानने वाले थे, लेकिन अलंकार को उतना महत्व नहीं देते थे, है ना। उसका प्रयोग हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लेकिन ये क्या थे, ध्वनि सिद्धांत के समर्थक थे। अलंकारों को भी ये प्रधानता देते थे रुयक। मम्मट की तुलना में अधिक अलंकारों, जैसे कि शब्दालंकार 6 माना इन्होंने, अर्थालंकार 75 यानी कि 75 और उभयालंकार 2 का निरूपण किया है। तो मम्मट की तुलना में इन्होंने अधिक अलंकारों का निरूपण किया है। रुयक ने विकल्प और विचित्र नामक 2 नए अलंकारों की उद्भावना की है। 2 नए अलंकार का इन्होंने उद्भावना किया, विकल्प और विचित्र नामक। किसने, रुयक ने, विकल्प विचित्र रुयक। अब देखेंगे हेमचंद जी को। ये गुजरात के राजा कुमार पाल के गुरु थे। रचना है इनका काव्यानुशासन, काव्यानुशासन हेमचंद्र। अलंकार शास्त्र से संबंधित यह रचना संकलन ग्रंथ है, मतलब तो किसी किसी चीज़ का इन्होंने संकलित करके क्या लिखा हुआ है, अपनी रचना को इन्होंने लिखा है। ठीक है, जो इन्होंने अपना काव्यानुशासन लिखा वो विभिन्न रचनाओं का संकलन ग्रंथ है, जिसमें सभी विचार काव्य मीमांसा, ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त की रचनाओं एवं मम्मट के काव्य प्रकाश से लिए गए हैं। सभी से इन्होंने ग्रहण किया हुआ है और एक संकलन करके अपना ग्रंथ बनाया है। आगे है, इनके शिष्य रामचंद तथा गुणचंद दोनों ने मिलकर नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। तो यही पूछा सकता है कि हेमचंद के शिष्य कौन थे, तो रामचंद और गुणचंद दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से नाट्य दर्पण की रचना की थी। आगे हम लोग चलेंगे जयदेव। जयदेव 13वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। कई बार ये पूछा गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की उपाधि से कौन प्रख्यात थे, जयदेव। और इनकी रचना है चंद्रालोक, जो अलंकार ग्रंथ है। जयदेव की रचना चंद्रालोक अलंकार ग्रंथ है और यह 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों की रचना है। जो चंद्रालोक है उसमें क्या है, एक मिनट, हाँ, जो चंद्रालोक है उसमें 10 मयूख और 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। जो चंद्रालोक, ठीक, जो चंद्रालोक है वो किसमें है, 10 मयूख और 35 अनुष्टुप श्लोक की रचना है। जयदेव ने मम्मट की मान्यता अलंकार विहीन रचना को काव्य मानने का प्रबल विरोध करते हुए यह कहा कि जो विद्वान अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य मानते हैं वह अग्नि को अनुष्ण अर्थात शीतल क्यों नहीं मान लेते। मतलब इन्होंने मम्मट के जो अलंकार विरोधी मत था, है ना, उसको इन्होंने खंडन किया और क्या कहते हैं कि जो विद्वान अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य मानते हैं वह अग्नि को अनुष्ण अर्थात शीतल क्यों नहीं मान लेते, है ना, ऐसे कहा था इन्होंने, जयदेव ने। तो इनका एक क्या है, इसी से संबंधित इनका एक श्लोक आता है,
अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलङ्कृति असौ न मन्यते कस्मादनुश्रवणं कृति। अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलङ्कृति असौ न मन्यते कस्मादनुश्रवणं कृति। ठीक, अब कविराज विश्वनाथ जी को देखेंगे जो अंतिम होने वाले हैं। कविराज विश्वनाथ, इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध है। ये विश्वनाथ कविराज उत्कल मतलब उड़ीसा के राजा संधि विग्रहिक थे। जो उड़ीसा के राजा थे उनके संधि विग्रहिक थे ये कविराज विश्वनाथ। कविराज विश्वनाथ का साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में जो है ना, एक बहुचर्चित एवं लब्ध प्रतिष्ठ रचना है। राघव विलास जो इनका एक महाकाव्य है एवं काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रकाश दर्पण इनकी अन्य रचनाएं हैं। आप लोग तो अब तक इनका यही रचना पढ़े होंगे साहित्य दर्पण, लेकिन इनका राघव विलास नाम से एक महाकाव्य है और काव्य प्रकाश की टीका लिखी विश्वनाथ ने काव्य प्रकाश दर्पण नाम से। पंडित विश्वनाथ की साहित्य दर्पण रचना काव्य प्रकाश की शैली पर रचित है जो मम्मट का है और ध्वन्यालोक का भी इसमें पर्याप्त अनुसरण किया गया है। ठीक है, और इनके साहित्य दर्पण में काव्य और नाटक दोनों का विवेचन हुआ है। तो अपने इन्होंने साहित्य दर्पण में काव्य और नाटक दोनों को विवेचना की है समान रूप से। पंडित विश्वनाथ के काव्य लक्षण इस प्रकार हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही क्या है, काव्य है। रसवादी सिद्धांत की जो परंपरा भरत मुनि से आरंभ हुआ था कविराज विश्वनाथ के रूप में पूर्ण हुआ। मतलब जो रस सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ था सभी को पता ही है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भरत मुनि से। तो जो परंपरा चली आ रही थी उसको पूर्ण कौन किया, विश्वनाथ ने किया। और इन्होंने रस की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसका विवेचन किया, ध्वनि के अंतर्गत नहीं। इन्होंने रस की अलग से स्वतंत्र सत्ता माना, बल्कि उन्होंने इसको स्वतंत्र बताया और क्या नहीं बताया, ध्वनि के अंतर्गत नहीं बताया रस को इन्होंने। ठीक है, एक स्वतंत्र सत्ता बताया। इनके रस विवेचन पर भट्ट नायक एवं अभिनव गुप्त का प्रभाव है। जो इन्होंने रस विवेचन किया उस पर भट्ट नायक और अभिनव गुप्त का प्रभाव देखा जा सकता है। वत्सल नामक नवीन रस की उद्भावना इन्होंने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो वत्सल नामक जो नया रस है उसको इन्होंने उद्भावना की। उसकी उद्भावना किसने की, वत्सल नामक रस की, विश्वनाथ जी ने, वात्सल रस की। ठीक, आगे हैं पंडित विश्वनाथ ने काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद किए हैं और इन्होंने काव्य के 4 प्रयोजन बताए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विश्वनाथ ने लाटी रीति का प्रणयन किया। इन्होंने 4 रीतियां मानी, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, लाटी रीति और पांचाली रीति। तो लाटी नामक रीति किसकी देन है, पंडित विश्वनाथ की। तो ये था दोस्तों काव्य शास्त्रियों का परिचय, आज समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अब हम लोग आगे काव्य लक्षण, रस निष्पत्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन सभी को देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।